નમસ્કાર મિત્રો, આજે વાત કરવાની છે નાગરિક અધિકારોની અને આપણી સાથે એના માટે જોડાઈ રહ્યા છે સુપ્રીમ કોર્ટના એડવોકેટ દીપ્તિ શર્મા. મિત્રો, કેટલીક વખત એવી સિચ્યુએશન થતી હોય છે કે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવવાનું થતું હોય છે. એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થતી હોય છે કે જ્યારે તમે પીડિત હો છો, તમારા લીગલ રાઇટ્સનું વાયોલેશન થતું હોય છે અથવા તમારા એક્શન દ્વારા બીજાના કાનૂની અધિકારોનો ભંગ થતો હોય છે, તો ત્યારે લિટિગેશન થતી હોય છે. તો આના વિશે, આ સંજોગોમાં બંને પક્ષકારોના શું અધિકાર છે અને શું ફરજ છે, એના વિશે આપણે વાત કરીશું દીપ્તિજી સાથે. नमस्कार दीप्ति जी. नमस्कार जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि एफआईआर क्या है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं जी पुलिस कचहरी में, तो या तो कभी जी वो जी अर्जी जी ले लेती है या कभी कंप्लेंट फाइल करती जी है. तो किस जी चीज़ की जी जी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है और वो किस टाइप की होती है? कंप्लेंट किसे कहते हैं? पुलिस कंप्लेंट किसे कहते हैं? देखिए, पुलिस जो कंप्लेन लेती है वो एक फॉर्मल कंप्लेन है जो हम अपने हैंडराइटिंग से एक वाइट पेपर में लिखते हैं और उसको हम ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए. तो सबसे पहला प्रोसीजर है कि आप एफआईआर दर्ज करवाने से पहले जो कंप्लेन है वो 2 कॉपी ले जाइए. एक वहां पर पुलिस स्टेशन में जमा दे दीजिए, ओके. ठीक है ना, अंडर सेक्शन 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए. अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस है तो क्रिमिनल ऑफेंस मीन्स जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो सीरियस ऑफेंस है, जिसमें इंस्टेंट जो है आपके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए जा सकते हैं, उसे क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं. और जब हम ये कंप्लेन लेटर दे देते हैं, उसमें जो है हमें एक डीडी नंबर मिलता है, डेली डायरी जो अच्छा. मेंटेन होता है उनका, या ओके. जीडी भी बोल सकते हैं आप, जनरल डायरी. तो जी. वो एक नंबर लेके आपने जो सेकंड कंप्लेन की कॉपी ले गए हैं, उसमें जो है आप उनको रिसीविंग लेके आप चले आइए. अगर वो ओके. कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक दो तरह के ऑफेंस होते हैं. अच्छा. पहले तो हम ये समझ लें ऑफेंस क्या है. यस. ऑफेंस ये है कि कोई भी एक मैलाफाइड इंटेंशन से किया गया काम जी. जिससे किसी को हर्ट हो, ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटीज हो, उसे कहते हैं ऑफेंस. जो सीरियस भी हो सकता है, जो मेजर भी हो सकता है, जो माइनर भी ऑफेंस हो सकता है, ओके. ठीक है. अब उसको हम कैटेगराइज या हम क्लासिफाइड करते हैं तो वो एक बहुत लंबा चौड़ा चीज हो जाता है. हम्म. हम इन शॉर्ट समझते हैं कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटीज जो किसी को हर्ट किया गया हो या लीगल नहीं हो, किसी को हानि पहुंचाया गया हो, तो वो ऑफेंस है. उसी का हम जो है वो कंप्लेन ले जाके और हम एफआईआर करवा सकते हैं. अब अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो हम जो है वो 156(3) 156 सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो भी सीरियस ऑफेंसेस है जी. उस पे एफआईआर दर्ज हो सके. लेकिन हर पुलिस स्टेशन में ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि कोई भी व्यक्ति, विक्टिम जो है, वो अगर कंप्लेन ले जाए तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही आपको जो है वो कंप्लेन रिसीव करके एफआईआर दर्ज करना है. राइट. और एफआईआर दर्ज करने के बाद उनको एक कॉपी फ्री में सब देना है. उनको कोई ओके. जो है आप पैसा नहीं लेंगे उनसे. दूसरी बात ये, जैसे ही कंप्लेन होता है ये देखना है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे कि आपको बहुत सीरियस ऑफेंस है, 376 जैसे हो गया, 354 हो गया, 364 हो गया, सो ऑन, ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो सीरियस ऑफेंस में आते हैं. और जो नॉन सीरियस ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें जैसे मान लीजिए 3 साल तक की सजा है, ठीक है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. तो इस केस में क्या होता है, सीरियस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट कर दी जाती है, जिसमें छानबीन करके पुलिस जो है, जो भी उनका रिपोर्ट है, वो 173 के तहत वो सबमिट करते हैं कोर्ट ओके. में. लेकिन जो नॉन सीरियस ऑफेंस है उसको थोड़ा टाइम लेके वो इन्वेस्टिगेट करते हैं. अगर उसमें कुछ होना पाया जाता है तो जी. फिर उसका रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे कि हाँ ये केस चलने लायक है या नहीं है. ओके. तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये चीजें हैं. और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि इनिशियली आपको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि एक टाइम अगर बीत जाता है
तो फिर वो चीजें सीरियस मोड पे पहुंच जाती है। इसका जो है रिपरकशन और सीरियस हो जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं, मर्डर केस है, या एसिड अटैक केसेस है, या फिर आपका स्टॉकिंग है, या फिर मॉडेस्टी आउटरेज है, या मोलेस्टेशन है, रेप है। ये सब बहुत सीरियस ऑफेंसेस होता है, सही है। जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखना पड़ता है, कंपाउंडेबल है कि नहीं कंपाउंडेबल है, ये आपके सेक्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि तो ये क्या कभी है। कभी हम देखते हैं दीप्ति जी कि कोई क्राइम में पुलिस ने ऑन द स्पॉट कुछ ही घंटों में अपराधी को छोड़ दिया जमानत पे। कई बार वो मजिस्ट्रेट के सामने ले गए और मजिस्ट्रेट ने जमानत पे छोड़ दिया, और कभी कभी वो जमानत पे नहीं छूटता है। तो इसमें क्या फ़र्क होता है? जी हाँ, देखिए, तीन तरह की कस्टडी होती है। एक तो आपकी हो जाती है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में देखा जाता है कि कितना सीरियस ऑफेंस है। अगर ओके। मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो और आप जो है बेल बॉन्ड भर के स्टेशन में ही आप उनको ले जाते हैं रिलीज करवा जी। के। एक होता है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में ये देखा जाता है कि ये कितने साल का इम्प्रिजमेंट है, तो उन्हें जुडिशियली कस्टडी में ही ले जाया जाता है, और वहां पर बेल के लिए आपको जो है, जो एप्लीकेशन मूव होता है, वो लोअर कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने मूव होता है। लोअर कोर्ट से फिर उन्हें खारिज करवा के जो है सेशन में मूव होता है। अब ये सेशन के अपने कंसिडरेशन के ऊपर है कि वो बेल देते हैं या नहीं देते हैं, कितना सीरियस ऑफेंस है। जैसे अच्छा। एसिड अटैक का मैटर हो गया, रेप का मैटर हो गया, इसमें जो है मोस्ट प्रॉब्ली ये कोशिश करते हैं बेल इसमें ना मिले। और कुछ तो ये चार्जशीट क्या कहती है, सपोर्ट करती है कि ये ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, अकॉर्डिंग टू चार्जशीट और अकॉर्डिंग टू सेक्शंस, उसके ऑफेंस के सीरियसनेस को देख के ही बेल डिसाइड होता है सेशन में। और अगर सेशन के तहत नहीं हुआ तो हमें बेल जो है मूव करना पड़ता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी वही देखते हैं कि क्या इसमें बेल देने का कोई ग्राउंड है हमारे पास, और नहीं अगर होता है तो फिर बेल वहां भी जो है आपका डिसमिस हो जाता है। फिर हम बेल को मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बट अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर होता है कि हमें बेल नहीं देना है, तो उसमें एक डायरेक्शन होता है कि आपके केस को खत्म करके ही इसको डिसाइड करना है, जजमेंट देना है। तो हम तो देखते हैं ये कि डिफरेंसेस है। जी, कभी कभी कोई स्पेशल एक्ट होता है उसमें बेल की प्रोविज़न ही नहीं होती। ऐसे भी एक्ट्स हैं कुछ की जिसमें जैसे MCOCA है, हम देखते हैं महाराष्ट्र में। ऐसे स्पेशल एक्ट में क्या प्रोविज़न होती है? उसमें तो जल्दी बेल भी नहीं मिलती है। देखिए, जैसे अगर हम उठाएं एक सीरियस ऑफेंस, एसिड अटैक का मैटर है। ठीक है, ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, बहुत ही हिनियस क्राइम है। इसमें मोस्टली बेल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप थ्राइस भी मूव करें अगर, तो वो भी बेल नहीं मिलता है इसको तब तक, जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता है। अगर हम किसी स्पेशल एक्ट की बात करते हैं जिसमें प्रोविजन होता है, तो एसिड अटैक वो स्पेशल एक्ट के तहत ही जो है आता है, जिसमें बेल जो है वो बहुत मुश्किल से ही मिलता है। अच्छा। और जो याचिकाकर्ता, जब महिला या बच्चा होता है, विक्टिम महिला या बच्चा होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जी तो जी जी उसके क्या जी। विशेष अधिकार है? और जब एक्यूज भी महिला या बच्चा होता है कि जिन पर आरोप है, तो उन हम्म। दोनों के लिए क्या विशेष प्रावधान है कानून में? देखिए, महिलाओं को प्रायोरिटी तो दिया जाता है। सबसे पहले जो है, अगर एफआईआर महिला के खिलाफ हो या किसी बच्चे के खिलाफ हो, तो मोस्टली उनको अरेस्ट जो है वो सूरज डूबने के बाद नहीं किया जा सकता है। जी। और 24 आवर्स के विद इन उन्हें जो है वो जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाता है। ओके। अगर ये सीरियस क्राइम नहीं है तो फिर वहीं से बेल आपको तुरंत मिल जाता है पुलिस कस्टडी में। बट पुलिस कस्टडी में महिलाओं को और बच्चों को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। इमीडिएटली 24 आवर्स के विद इन वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उन्हें पेश कर दिया जाता है। और जो हम राइट्स की बात करते हैं, देखिए, क्राइम तो इक्वल ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्राइम कितना सीरियस है और कितना हीनियस है, या क्राइम सीरियस है भी कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों का जो भी जो बिहेवियर होता है एक क्रिमिनल के साथ, या जो भी विक्टिम के साथ, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है।
देखिए, बच्चों के साथ लिबरल होते हैं, उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट होते हैं, वहां पे वो देखते हैं कि कितना सीरियस ऑफेंस है। अगर सीरियस ऑफेंस है तो उन्हें सुधरने का मौका दिया जाता है, और वो डिसाइड करके उन्हें वो जुवेनियल हाउस भेज दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। मिनिमम 3 इयर्स तो वहां उनको रहना ही पड़ता है, अगर ये हीनियस क्राइम है तो। लेकिन अगर बहुत स्पेशल अगर बोला जाए कि हाँ, महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए ऐसा कोई एक्ट है या ऐसा कोई प्रोविजो दिया हुआ है कि हम उन्हें रिलीफ दे सके हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू जो है एक्ट्स है, उनकी एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अदरवाइज बोला जाए तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं है कोई प्रोविजो कि हम उन्हें रिलीफ दें। जी, आपने काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, लेकिन आज समय की मर्यादा है। हम फिर कभी आपसे पुनः जुड़ेंगे और नागरिक अधिकारों जी के जी, बारे में बात धन्यवाद। करेंगे। हमसे जुड़ने के जी जी, लिए बिल्कुल। आपका बहुत धन्यवाद, ડૉક્ટર દીપ્તિ જી। તો મિત્રો, આ હતા સુપ્રીમ કોર્ટના એડવોકેટ ડૉક્ટર દીપ્તિ શર્મા બી ઇન્ડિયા પર, જેમણે આપણને આજે ક્રિમિનલ જસ્ટિસ સિસ્ટમ વિશે માહિતી આપી અને નાગરિકોના અધિકારો શું છે, ખાસ કરીને ક્રિમિનલ પ્રોસિડિંગ્સમાં આપ આરોપી બન્યા હો અથવા આપ ફરિયાદી હો ત્યારે આપના શું અધિકારો છે એના વિશે માહિતી આપી। આશા રાખીએ છીએ કે આ જાણકારી અને જાગૃતિ આપને રોજબરોજના જીવનમાં પણ ઉપયોગી રહેશે। તો મને રજા આપશો અને આપ જોતા રહો બી ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો। સંસારમાં દરેક મનુષ્યને ભાગ્યશાળી બનાવી મોકલ્યો છે, છતાંય કોઈ અમીર છે તો કોઈ ગરીબ, શત્રુ પર વિજય અને મેલી વિદ્યા જેવી સમસ્યાઓથી કાયમી છુટકારો અપાવે છે। હું મનીષ અગ્રવાલ, મારી ગાર્મેન્ટની ફેક્ટરી હતી અને મારી ફેક્ટરીમાં 500 વર્કર કામ કરતા હતા। મંદી કોને કહેવાય એની મને જરાય ખબર ન હતી, પણ અચાનક દિવસો બદલાયા અને મારો ગાર્મેન્ટનો ધંધો પડી ભાંગ્યો અને હું ખૂબ જ ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો। મિત્રોએ સલાહ પણ આપી કે બાબા પાસે જાઓ, પણ મને એમાં જરાય વિશ્વાસ ન હતો। તેમ છતાં બાબાની પરીક્ષા લેવા માટે હું જ્યોતિષ રાજગુરુ પાસે પહોંચી ગયો અને તેમણે મેલી વિદ્યાનો કાટ કર્યો અને પછી શું, ચમત્કાર થઈ ગયો। આજે મારી ફેક્ટરીમાં 500 નહીં 700 વર્કર કામ કરે છે। જય રાજગુરુ। તો આજે જ સંપર્ક કરો રાજગુરુ જ્યોતિષ 9998889996। આર્કિટેક્ચરનું પ્રતીક એટલે એટ્રિયા બિઝનેસ ઝોન। ટોટલી કોર્પોરેટ લુકમાં 3D ઇફેક્ટ સાથે બિલ્ડિંગનું નિર્માણ। સૌથી બેસ્ટ કોમર્શિયલ એરિયામાં એટ્રિયા બિઝનેસ ઝોન। ફર્સ્ટ ક્લાસ કોમર્શિયલ દુકાનો અને ઓફિસ સ્પેસનો સમાવેશ। ફ્લોર પ્લાનથી લઈ અને લેઆઉટમાં વિશિષ્ટતાઓનો ખજાનો। કુદરતી પ્રકાશ અને પવનની બેસ્ટ અનુભૂતિ। કાર પાર્કિંગ માટે અદ્યતન બેઝમેન્ટની સુવિધા। પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટની ઉત્તમ કનેક્ટિવિટી। ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી તદ્દન નજીક। કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન માત્ર 3 કિલોમીટર દૂર। જય ભારત બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડની તદ્દન સામે। સિટીની વચ્ચોવચ્ચ ધંધા માટેનું હબ। સિઝનલ, હોલસેલ, રિટેલ્સ બિઝનેસ માટેનું હબ એટલે એટ્રિયા બિઝનેસ ઝોન। વ્યવસાય ઝડપથી નવી ઊંચાઈએ પહોંચવાની આશા। એનઓસી ટાઇટલ ક્લિયર તેમજ બીયુ પરમિશન સાથે રેડી પોઝિશન। બેંક લોનની ઉત્તમ વ્યવસ્થા। તો રાહ કોની જુઓ છો? સંપર્ક કરો અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત રિયલ એસ્ટેટ જૂથનો। આજે જ તમારો શેડ અને દુકાન બુક કરાવો। સરનામું એટ્રિયા બિઝનેસ ઝોન, અરવિંદ મિલ સામે, અસારવા, અમદાવાદ। સંપર્ક કરો 9825522276।
Travel Diary. નમસ્કાર, હું છું બરખા. ટ્રાવેલ ડાયરીમાં સ્વાગત છે આપનું. આજે આપણે બરફની ચાદરોની વચ્ચે પથરાયેલા અસંખ્ય ઝરણા, ફાઉન્ટેન, ગ્લેશિયર અને હરિયાળીથી સજ્જ સૌથી સુંદર અને ટુરિસ્ટો માટે ફોરએવર